वैसे तो यूजुअली हम कोरोना के मामलात से ही प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन आज एक और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि बड़ी ट्रेजेडी है। तो एक बंदा सोचना स्टार्ट हो जाता है, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड। पहले आपको बता दें कि हुआ क्या है। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 2 कमसिन भाइयों समेत 5 बच्चे गड्ढे में डूब कर जाँ बहक हो गए। 5 बच्चे ज़ेर तामीर इमारत के लिए खोदे गए गड्ढे में नहा रहे थे। पुलिस राय के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या सरजानी टाउन के सेक्टर 7A में पेश आया। तमाम बच्चों की लाशें गुरसा के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि ज़ेर तामीर इमारत के मालिक की तलाश जारी है। हिफाजती इंतजाम ना करने पर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 बच्चे थे, 5 बच्चे एक्सपायर हो गए ना। एक बच्चा था जो जिसकी सांस थी, लेकिन अभी वो सुना है वो भी एक्सपायर हो गया। एक ही महल्ले के एक ही गली के बच्चे हैं। इन्होंने जानबूझ कर लाइनें तोड़ी हुई, मेन लाइन है, और अपना गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन लगा के और इसमें पानी छोड़ा हुआ। आपने देखा क्या हालत है। 100 गज का प्लॉट अगर है तो 60 फुट का वहाँ गड़ा खोद के पानी भर दिया गया। जाहिर है बच्चे तो बच्चे, बच्चों से क्या समझदारी आप एक्सपेक्ट करें, उन्हें बच्चे कहते पानी तो मिलता भी नहीं है। ये तो जो बिल्डर होगा वो पानी लाया इधर, वो भी यकीनन चोरी का पानी होगा। और फिर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं कि उस पर भी स्टे आया हुआ था और ये पानी वैसे ही भरा हुआ था जिसमें ऑफ कोर्स बच्चे गए। एंड देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। और आप किसी भी इलाके के कराची में देखें, आप कोई भी तोड़फोड़ शुरू करने लगे या बिल्डिंग बनने लगे तो पुलिस वाले या दीगर इदारे वाले फौरन होते हैं। लेकिन इतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है और अब से नहीं, आपको पानी की हालत देखकर लग रहा है कि काफी अरसे से पानी यहाँ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। आपको जरा बच्चों की उम्रें भी बता दें। 9 साल, 13 साल, 14 साल, फिर 13 साल और 11 साल। मतलब बिल्कुल बच्चे जिनको बहुत ही अफसोस हुआ। कोई वार्निंग नहीं, कोई बंदा इर्द गिर्द कोई, आपको पता है ना कि टेप लगा देते होते हैं कि आप इस तरफ ना आए जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जहाँ पानी हो, टीन की चादरें होती है ना, टीन की चादरें लगा देते हैं, वो लगा दें। लेकिन ये तो आपने अब्दुल्ला बहुत बड़ी बात कर दी। टीन की चादरें पे तो कोई खर्च नहीं कर रहा, बंदा वैसे ही वार्निंग एक लगा देता है। इन एनी केस इस पे जरा हम या लिख के लगा दे कि ये गड्ढा जो इतना गहरा गड्ढा है इसमें ना कुछ जाएं, इसमें इज्तनाब करें जाने से। इसी बारे में हम बात करते हैं। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर साहब। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। डोगर साहब, क्या पता चल सका ये पानी का तालाब कब से बना हुआ था, कैसे बनाया गया इस इलाके में? और अभी तो जाहिर है कोई रिसेंटली बारिश भी नहीं हुई है, तो ये खुद ही टैंकरों से भरा गया होगा ना पानी। जी, 5 बच्चों की मौत का सबब बनने वाला ये गड्ढा कोई कुदरती नहीं है और ना ही ये बारिश का पानी है, बल्कि इस इलाके में पानी घरों पर नहीं पहुंचता। टैंकर्स के जरिए लोग जो हैं वो अपने घरों पे पानी पहुंचाते हैं। लेकिन जो इतलात हम तक पहुंची हैं, पुलिस की तरफ से भी इसकी कुछ तस्दीक हुई है कि ये गड्ढा जो है वो, जो वहाँ पर एक बिल्डर हैं मकामी जो बिल्डिंग तामीरात कर रहे थे, उन्होंने ये गड्ढा बनवाया था और इसमें मुबैना तौर पर मिली भगती कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले की, जो हमें बताया गया है या इतलात हैं, उन्होंने इस इलाके से जो पानी की लाइनें गुजरती हैं उन लाइनों के अंदर जो है वो लीकेज की हुई थी। उस लीकेज के बाद यहां पर एक बड़ा गड्ढा करके इसमें पानी जमा किया जाता है और फिर ये पानी जो तामीराती जो काम है, जो कंस्ट्रक्शन जो का हो रही है, उस इलाके में जो है वो बिल्डर इसको जो है वो मोटरों के जरिए पंप करके या टैंकर्स के जरिए या वैसे ही वहां से पानी जो है वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं। चूंकि ये बहुत महंगा काम होता है, लिहाजा मुबैना तौर पर वाटर बोर्ड के जो अमला है मकामी, उसकी और उनकी मिली भगत के साथ जो है ये सारा कुछ हो रहा था। अच्छा डोगर साहब, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि जिस मकसद के लिए भी पूरा गड्ढा बना हुआ था, यहाँ कोई हिफाजती इकदाम क्यों नहीं थे? कोई बाढ़ वगैरह, कोई नोटिस बोर्ड लगा दो, कुछ तो होना चाहिए ना कि आम आदमी को, बच्चों को, किसी को रोका जाए। तो यहाँ कुछ भी नहीं था इस किस्म का। जी, जो हिफाजती इंतजामात हैं उसी को जवाब बनाकर जो है वो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। इसमें कोई ऐसी दफात नहीं है कि बहुत बड़ी कोई सजा हो, गफलत लापरवाही इस टाइप की जो है वो दफात इसमें मुकदमे में आयद की जा रही हैं। और इसमें जो पुलिस का कहना है कि 4 दीवारी की जानी चाहिए थी या उसको इसमें इंतजामात के बाढ़ लगाई जानी चाहिए थी, तो ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो मुकदमा अब दर्ज कर रही है उसमें लवाहिकीन का इंतजार है। जो बच्चे मरे हैं उनका कोई लवाहिकीन आकर जो है पुलिस के पास रिपोर्ट करेंगे, जिस पर जो है वो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और फिर इसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो उनकी गिरफ्तारी या जो चीज हो सकती है। और फिर ऐसे मुकदमात में आप कितनी सजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डोगर साहब, पूरे शहर में सिर्फ करना और 5 बच्चों की जान चली जाना, मतलब ये तो कत्ल का ही केस बनता है। पूरे शहर में लॉकडाउन है। यहाँ सुरजानी टाउन में तो बच्चे नहाने पहुंच गए, बाकी भी सब कुछ खुला अपेरेंटली हमने देखा, जो मनाजर में वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कोई लॉकडाउन को सीरियस ले नहीं रहा आवाम की तरफ से, या फिर पुलिस कोई सख्ती नहीं कर रही?
देखिए, लॉकडाउन जो है वो हकीकत बात यह है कि सिर्फ ये शहरी इलाकों जो आबादियां हैं वहां तक ही महदूद है, मरकजी शहरों पर महदूद है। वो जो नवाही इलाके हैं कराची के, वहां पर तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी सिचुएशन लॉकडाउन की नहीं है। अगर हम सरजानी टाउन में जाते हैं, अगर हम मंगोपीर में जाते हैं, अगर आप इवन आपके करीब में हमारा जो इलाका है लियारी है वहां चले जाते हैं, या दीगर जो आबादियां हैं नवाही, वहां पर तमाम कारोबार 24 आवर खुला रहता है, दुकानें खुली होती हैं, कारोबार चल रहा है, लोगों के पास कोई ऐसी वो नहीं है, बल्कि ये वो इलाके हैं जो हमें बताया गया है वहां पर नमाज तरावी, नमाज जुमा और दीगर चीजें भी बाकायदा तौर पर हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पर कोई कानून वैसे वहां पर अमल दरामद नहीं होता, तो पुलिस की नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो इन इलाकों में भी कोई इसी तरह की सिचुएशन है कि लॉकडाउन जैसी कोई सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जो मेन इलाके हैं ना, जो ज़रा अच्छे इलाके भी हैं, जो ज़रा मेन शाहराहें हैं, जो जहाँ पे ज़रा इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, वहाँ पे ज़रा ज़्यादा सख्ती होती है। अदरवाइज़ आप लियारी चले जाएं, मच्छर कॉलोनी चले जाएं, इन इलाकों में चले जाएं, सोराब गोट के इलाकों में चले जाएं, तो इलाकों में वहाँ पर कोई लॉकडाउन को खातिर में नहीं ला रहा। हाँ, मैं वैसे बाय द वे बैक टू दोज बच्चास जो 5 हलाकतें हुई हैं, मैं सिर्फ उनकी फैमिलीज़ का सोच रही थी कि बच्चा वैसे बाहर खेलने जाए जो कि एक्चुअली इस हालात में जाना नहीं चाहिए था, और फिर वापस ना आए। एंड दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। एक दफ़ा वो ज़रा तालाब दिखाएं। मैं ज़रा डराना चाहती हूँ बाकी पेरेंट्स को कि इस तरह बच्चों को, हालांकि आपको लगेगा कि 11, 12, 13 साल के बच्चे, इतने भी बच्चे नहीं होते, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, आप देख ही लेंगे क्या है। और जब इस किस्म की हरकतें हो रही हों, जब छोटे छोटे तालाब, मैन मेड तालाब बनाए हुए हैं बिना मकसद, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, नो वार्निंग, नथिंग, और बच्चों ने सोचा चलो हम एक डुबकी लगाएं, नहा लें, तैर लें, and then you know what happened। इतनी बड़ी झील नुमा एक चीज बनी हुई है, किसी की नजर नहीं पड़ी, छोटा सा कोई कुआं टाइप भी नहीं है, किसी की नजर नहीं पड़ी। इर्द गिर्द घर भी नजर आ रहे हैं कि ये क्यों इतना बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है पानी का। जाहिर है कितना पानी होगा इसमें कि बच्चे डूब गए। बच्चे भी ये सोच के तो नहीं गए होंगे ना कि इसमें वापस नहीं निकल सकेंगे। कम से कम 20 फुट तो होगा। 13-14 साल के बच्चे की अच्छी हाइट होती है, मतलब है कि 4-5 फुट पानी तो नहीं था कि बच्चे डूब गए। लुक एट दीज, ये तो प्रॉपर आदमी अंदर घुसे हुए हैं ना, तो बचाने के लिए उनके भी कंधों से। और जाहिर है कि लेवल भी नहीं होगा, कहीं ज़्यादा गहराई होगी, कहीं कम गहराई होगी। तो खैर, ये खुदारा अपने बच्चों को इस तरह, ख़ास तौर पे अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जहाँ आपको पता है कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो फिर तो ज़रा ज़्यादा आप बच्चों को डरा के रखें और ना इस तरफ जाने दें। ऐसी जगहों पे नज़र रखें अपने बच्चों पे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी हुकूमत ये करे और फलाना ये करे, नहीं, हमें खुद ख्याल रखना है और किसी को नहीं हम कह सकते। हम जिन इलाकों की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे जाहिर है छोटे घर हैं, एक ही घर में काफ़ी अफराद रहते हैं और बच्चे बाहर निकलते ही हैं, उन्हें निकलना ही होता है। और बच्चों को जाहिर है आप कुछ समझा सकते हैं। और आपको पता है कि गर्मी का जो आलम है, लाहौर की नहर की हालत देख लें, बच्चे वहाँ पे घूम रहे होते थे, अब तो वैसे पाबंदी होती है, लेकिन जहाँ भी बच्चों को पानी मिलेगा ट्यूबवेल टाइप, बच्चे तो घुस जाएंगे। अच्छा जी, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और ट्रिब्यूट दे रहे हैं जी हम, और आपको बताएं कि पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान और माया नाज ऑलराउंडर सना मीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एंड दिस वाज द बिग न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। अगर आप कल शाम तक देखते, सना मीर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और ग्रीन जर्सी पहनना उनके लिए फ़ख्र की बात है। सना मीर ने 226 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें से 137 मैचेस में कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। सना मीर उन 9 ख़वातीन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 1000 से ज़ायद रन और 100 से ज़ायद विकेटें हासिल की हैं। अक्टूबर 2018 में ICC की ख़वातीन आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर पोजीशन भी इन्होंने हासिल की। सना मीर की रिटायरमेंट पर शुनर अकरम ने लिखा कि मैं सना मीर को पाकिस्तान में ख़वातीन की ताकत, मसावात और लीडरशिप की अलामत समझती हूँ। मौजूदा कप्तान बिस्मा मारूफ ने सना मीर को अपना मेंटोर करार दिया है। नाइस। आपको बताएं कि मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया कि सना मीर ख़वातीन क्रिकेट की लेजेंड और रोल मॉडल हैं, और इसके अलावा ICC और PCB की जानिब से भी सना मीर के बेहतरीन क्रिकेट करियर पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। फ़खर आलम और फ़हद मुस्तफ़ा ने सना मीर को तमाम पाकिस्तानी लड़कियों के लिए रोल मॉडल करार दिया, और इसी तरह साबिक आयरिश क्रिकेटर इज़ाबेल जॉयस ने सना मीर को शानदार करियर पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के म्यूज़िक बैंड, म्यूज़िक पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, बैंड तो नहीं है वैसे, पटारी ने भी सना मीर को ट्रिब्यूट देते हुए एक वीडियो गाना जारी किया, और ये हम आपको सुना भी रहे हैं। चले
वेरी नाइस और बड़ा ही पसंद भी किया जा रहा है, सो दैट इज इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, तो आप भी आप सुन सकते हैं। इन केस आपकी नज़र से नहीं गुजरा था तो हमने आपको यहाँ सुनवा दिया है। अच्छा जी, एक और बात जो हम आपसे करना चाहते हैं, और रोज़ हम किसी न किसी ऐसे इदारे, किसी न किसी ऐसे शख्स, किसी न किसी ऐसी फलाही तंजीम की बात करते हैं जो अपने तरीके से लोगों की मदद कर रही है, इंसानियत की खिदमत कर रही है। तो आज भी आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और इन हालात में मजदूरों और जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी माली परेशानियां पैदा करती हैं। हज़ारों अफराद को हम सब के ताउन की ज़रूरत है। ये काम बहुत सी तंजीमें कर रही हैं, बहुत लोग इनफरादी तौर पर भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में चंद नौजवानों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना, और ये लोग मुस्तहिकीन में राशन भी तकसीम करते हैं और डॉक्टर्स के लिए हिफाजती लिबास का बंदोबस्त भी करते हैं, विच इज़ ग्रेट। और इस ग्रुप के मोहम्मद यासिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। यासिर बलोच, ज़बरदस्त किस्म का आप ये काम कर रहे हैं एंड बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उन जगहों को ढूंढ लेना, उन पॉकेट्स को ढूंढ लेना जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। बताइएगा, कोरोना मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने में आप लोग ऑब्वियसली जो कर रहे हैं वो तो ज़बरदस्त है, लेकिन इसका ख्याल आपको कब और कैसे आया? बेसिकली हम मुख्तलिफ लोग एक डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। आई माई सेल्फ एम अ डॉक्टर, हमारे पास ऑन बोर्ड इंजीनियर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं। तो द आइडिया वाज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय माय फ्रेंड सिकंदर बिजिंजो एंड हर फ्रेंड बनारी मैंगल जब कोविड ब्रेक हुआ था, एंड बीइंग लोकल फ्रॉम बलोचिस्तान एंड हैविंग एन आइडिया कि हाउ बैड दिस सिचुएशन कुड बी, हमने सोचा कि अपने लोगों की किस तरह हम मदद कर सकते हैं। तो प्राइमरीली हमने वी केम अप विद द आइडिया कि राशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो गरीब लोगों को अनाज और जो रोज़ाना की उनकी रिक्वायरमेंट है खाने पीने को कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इस सिलसिले में वी स्टार्टेड अ फंड। सबसे पहले तो हम खुद अपने फैमिली मेम्बर से हमने पैसा कलेक्ट किया ताकि हमें एक आइडिया हो कि किस तरह हम आगे जाएंगे, किस तरह हम राशनिंग करेंगे, किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एवरीथिंग। तो स्टार्टेड फ्रॉम देयर, वी गॉट एन अमेजिंग रिस्पांस। हम रोड्स पे गए, हमने जो हालत देखी वहाँ पे, द बलूचिस्तान ऑलरेडी यू नो इज़ अ वेरी poverty struck province, around 71% or more of the population lives below the poverty line. तो ये एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन हुआ, हमें अंदाज़ा हुआ कि a lot more needs to be done। हम फिर सोशल मीडिया पे आ गए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और तो that is how BioVac जो है बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना was created by me। अच्छा यासिर, ये बताइएगा कि राशन पहुंचाना ज़ाहिर है मुश्किल काम भी है और इसमें बड़ा खर्च भी आता है। तो एक तो आपने फैमिली मेम्बर्स से फंडिंग इकट्ठी कर ली, लेकिन ज़ाहिर है से फैमिली मेम्बर्स के फंडिंग से तो ये काम नहीं चल सकता। तो अब आपने क्या सोचा, कोई आपकी फ़ंड ड्राइव है जो आप कर रहे हैं? स्टार्ट हमने अपने पर्सनल फंड से किया, दोस्त और फैमिली से लेकर। उसके बाद हमने फंड रेजिंग स्टार्ट की है पेपॉल पे थ्रू इंटरनेशनल जो हमारे डोनर्स हैं, और उससे के अलावा जो लोकल हैं वो बैंक में और इजी पैसा के थ्रू हम फंड्स जनरेट कर रहे हैं। और जो जैसे फंड्स आ रहे हैं, अब टिल नाउ हमारे पास अराउंड 17.5 लाख से ज़्यादा फंड्स आए हैं, जिसमें से हमने 900 फैमिलीज़ को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम प्रायोरिटाइज करके जो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हमें अफेक्टेड लग रहे हैं उनको फंड्स दे रहे हैं। हमने कोयटा शहर में भी राशन पहुंचाया है, कोयटा के इर्द गिर्द जो जगह हैं, दश्त, कोलपुर और डिगारी, सूरन जो आउटस्कर्ट्स ऑफ कोयटा हैं, फिर नोशकी, दालबंदीन, पंचपाई, वर्ड, नाल, उथल, मतलब बहुत से इलाके हैं बलूचिस्तान में। तो आप शहर से अगर बाहर जाएं तो ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन इज़ डिजर्विंग, और उसको राशन की ज़रूरत है और बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पूरी नहीं है उनके लिए। तो हम इस तरह तब फंड जनरेट करके हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। राशन के साथ साथ एक और चीज़ है, बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, हमने कुछ परसेंटेज ऑफ आवर फंड्स एलोकेट किए हैं प्रोटेक्टिव गियर के लिए फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो जिसमें हमने अराउंड 169 जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, PPE जिसको कहते हैं, वो हमने दिए हैं डॉक्टर्स को और पैरामेडिक स्टाफ को। कोयटा में सिविल हॉस्पिटल, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल एंड फातिमा जिन्ना जो कि क्वारंटाइन सेंटर है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर बलोच हमसे बात करने का। और ये एहसास की बात है अब्दुल्ला, किसी ने पहले ये चीज़ें ना भी की हों, लेकिन उस वक्त नीड ऑफ द मोमेंट और नीड ऑफ द आवर इज सच कि आपका दिल चाहता है कि आप मिलें, और जितने आपके वसाइल हैं, जितनी रिसोर्सेज आपके हैं, यू कैन डू समथिंग। ओवरसीज से कर रहे हों, आपस में दोस्त फैमिली मिलके फंड्स जनरेट करें, बस एहसास होना चाहिए। और जिन भी प्रोविंसेस में रूरल एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है हुमा, वहाँ पे टू एक्सट्रीम्स होती हैं, या तो बहुत अमीर लोग होते हैं जो उनको रूल कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ही गरीब लोग होते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं और उनको इस वक्त सबकी मदद की ज़रूरत है। ट्रू। ब्रेक टाइम अच्छा एंड अभी मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। सी यू इन अ व्हाइल। वेलकम बैक जी। एक अहम मामला जिसके खदशात थे वो हो रहा है। हुकूमत से मसाजिद में तहशुद इस्तिकात पर अमल कराना खासा मुश्किल साबित हो रहा है। हम तो पहले कहते थे कि इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, एक्सेप्ट ये कि जो बड़ी मसाजिद है वहाँ पे शायद हो जाए। मसाजिद में ज़ाब्ता-ए-कार की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये बात कोई और नहीं कर रहा, खुद सदर मुमलिकत अपना आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं और इन्होंने ही ज़ाहिर तमाम मामलात उलमाए कराम के साथ तय किए थे। उलमाए कराम को इस मामले में ज़्यादा सरगर्म होना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की मसाजिद में हाज़िरी के बाद इमाम साहिबान को ख़त लिखा। सदर ने ख़त में लिखा कि गालिबन 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी तरावी के लिए मसाजिद में आ रहे हैं। और आपको बताएं कि मस्जिद कमेटी को चाहिए कि इन बुजुर्गों को कायल करें, ये भी उनका कहना था। सदर मुमलिकत ने रावलपिंडी की एक मस्जिद की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करके लिखा कि बाकी चीज़ें ठीक हैं मगर मास्क की कमी ज़रूर है। वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़े कर चुके हैं अगर मसाजिद में एहतियाती इक़दामात का ख्याल ना रखा गया तो हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा। तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी, लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्ज़ी कर ले, लोगों ने निकलना है। अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। कौन करेगा? पुलिस करेगी, रेंजर्स? अब हर जगह ये उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये एग्रीमेंट हुई है उसके ऊपर। तो एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब हमारे उलमा जिन्होंने हमें गारंटीज़ दी हैं इन सब पे अब जिम्मेदारी है। चलें, अब अगर मगर की तो कोई बात नहीं रही, अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमती SOPs पर अमल ना हुआ तो मसाजिद के हवाले से सख्त फैसला करेंगे। मुल्तान में बात करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि महसूस कर रहा हूँ कि लॉकडाउन को संजीदा नहीं लिया जा रहा। अगर जो SOP जो हैं उन पे अगर अमल ना किया गया तो हम 1 मिनट के लिए भी अपना जो है सख्त एक्शन जो है वो लेने से नहीं रुकेंगे। प्यार से समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लोगों ने जो एडवाइस हम कर रहे हैं या जो SOP हुकूमत के साथ तय हुए हैं उलमाए कराम पे, उन पर अमल ना किया गया तो फिर हुकूमत के पास सवाए इसके कि हुकूमत अपना जो है लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको इंसाफ इन्फोर्स करे, उसके अलावा कोई चारा जो है हमारे पास नहीं हो। हालिया सर्वे के मुताबिक मुल्क की 80% मसाजिद में 20 निकात पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज़ लाहौर में अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना है कि उनकी मस्जिद में कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। लेट्स सी क्या होता है। ये आप मनाजिर देख भी रहे हैं, जिस तरह के मनाजिर मसाजिद से मोबाइल वीडियोज़ के ज़रिए पहुँच रहे हैं। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस मामले पर मज़ीद बात करते हैं। मुफ्ती साहब, वही हमें एक्चुअली मुफ्ती रागिब नईमी साहब ने भी ज्वाइन किया, अभी आपको बता दें, दोनों हमारे साथ हैं इस वक्त। स्टार्ट करते हैं मुफ्ती नईम। मुफ्ती साहब, वही हुआ जिसका खतरा था, खदशा था। 2-4 दिनों में हुकूमत ने ही बताना शुरू कर दिया कि मसाजिद में तयशुदा निकात पर अमल नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स तो पहले ही दुहाइयाँ दे रहे थे कि ऐसा ना करें। ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है हुकूमत तो को ये इजाज़त शायद प्रॉबेबली वापस लेना पड़े, उस पर मजबूर हो जाए। तो कौन है इसका ज़िम्मेदार? आप क्या समझते हैं? पॉसिबल ही नहीं है या फिर गलती कोताही हो रही है जिसे ठीक कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि मसाजिद में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% इन पर अमल हो रहा है, लेकिन ये कि 25 से 30% मसाजिद वो हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इस पर अमल किया है। नज़ला बुखार खांसी वालों को नहीं छोड़ा, उम्र रसीदा लोगों को आने नहीं दिया मस्जिद में, और फासले से बाकायदा हमने निशान लगाए हुए हैं कि इस तरह खड़े हों। तो कुछ मसाजिद ने तो अमल किया है, तो जो इन्होंने अमल किया है तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। जिन्होंने नहीं किया तो फिर रियासत को इख्तियार है कि उन मसाजिद को बंद कर दे, क्योंकि ताकि ये वबा जो है फैले नहीं। अब इसी तरह मसला मसाजिद का ही नहीं है, बल्कि मसला बाज़ारों का और ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ बाज़ारों में रश लगा हुआ है, समोसे और पकौड़ों के लिए क्या ज़रूरत है? अगर समोसे ना खाए तो कोई इसके बगैर रह नहीं सकता क्या आदमी?
लेकिन एक समोसे पकोड़े इन चीज़ों पर रश लगा हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए कि यकसा जो है, जहाँ मसाजिद को कर रही है वहाँ बाजारों और उनको भी करे, ताकि कानून पर अमल सही हो सके। अब लोग जो मजहबी लोग हैं वो ये एतराज़ करते हैं जी बाजारों में तो वैसे ही रश है और हमें पाबंदी लगाई जा रही है। तो इसलिए जो यकसा अगर कार्रवाई की जाएगी तो इंशाल्लाह किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मुफ्ती साहब, हम आपकी बात से 100% मुत्तफिक हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिंध में तो चलें ये समोसे पकौड़े बेचने वगैरह पे पाबंदी है, लेकिन कल लाहौर का हमने हाल देखा था, पंजाब में तो कोई पूछने देखने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो बात ये है कि यकसा जिस तरह आप कह रहे हैं कि वही होना चाहिए सारों के साथ, मसाजिद हों या बाजार हों, एक ही बात है। रागिब नईमी साहब, आपसे भी पूछना यही चाहेंगे कि सदर साहब ने ख़त लिख दिया, हुकूमत ने खुद कह दिया कि मसाजिद में इज्तिमाई इबादत के लिए तयशुदा एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि इस सूरत में अगर ऐसा हुआ तो इबादत की इजाज़त वापस ली जा सकती है। तो ऐसा हो तो रहा है, ये हमने देख भी रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है। क्या गारंटियाँ देने वाले उलमा जिम्मेदार होंगे इसके, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि उलमाए कराम ने तो इंतहाई नेक नियति के साथ बात की थी, लेकिन जिन फॉलोअर्स के लिए उन्होंने बात की है उन फॉलोअर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने कायदीन की उस कही हुई बात और उस तैयार करदा एलामिया को फ़ॉलो करें। अगर वो नहीं करेंगे तो उसका नुकसान उनके कायदीन को पहुँचेगा कि उनकी इज़्ज़त पे हर्फ आएगा। और कुरान करीम की आयत मुबारक है ला तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, कि कोई एक भी दूसरे के अमल का ज़िम्मेदार नहीं होगा या उसके बोझ को नहीं उठाएगा। अगर कोई कानून की निगाह के मुताबिक गलत करता है तो वो ख़ुद ही उसका ज़िम्मेदार होगा, ना कि दूसरे उसके ज़िम्मेदार बनेंगे। लेकिन कायदीन को ये लाजमी चाहिए था कि वो अपने उन तमाम फॉलोअर्स से पहले अहद ले लेते कि वो इस तैयार होने वाले SOP की ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई मकामात के ऊपर इन SOPs के ख़िलाफ़ अमर वाक़यात हो रहे हैं। अल्लामा रागिब नईम साहब, मुफ्ती नईम साहब, आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। इस पर हम तफसील से और बात करना चाहते हैं इस ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया। इससे पहले हम बात कर रहे थे मसाजिद में जो 20 निकाती SOP है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बेशतर मसाजिद में नहीं हो रहा, कुछ में हो भी रहा है। अल्लामा रागिब नईमी और मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने इंतज़ार किया। मुफ्ती साहब, आपसे ही गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, चूँकि मुफ्ती साहब मसाजिद में इज्तिमाई इबादत की इजाज़त देने का मुतालबा उलमाए कराम का ही था और हुकूमत से 20 निकाती मुआहिदा भी उलमा ने तय किया था, उसकी गारंटी भी सॉर्ट फ्री थी। तो उस पर अमल दरामद के लिए भी तो उलमा को ही मैदान में आना पड़ेगा ना, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। तो क्या करेंगे, किस तरह से हर मस्जिद तक अहकामात पहुँचाएँ, हर मसलक की मस्जिद के उलमा अपनी मसाजिद तक अहकामात पहुँचाएँ, मेक श्योर, तो फिर ये काम शायद पॉसिबल हो सके। देखिए, तमाम मसाजिद को हमने जो है बजरिया मैसेजेस पैगाम पहुँचाया है और उनको सख्ती से कहा इस पर अमल करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो मस्जिद की जो इंतज़ामिया है वो जिम्मेदार होगी कि उन्होंने क्यों नहीं अमल कराया। जाहिर है कि इमाम पर तो जिम्मेदारी नहीं की जा सकती, इमाम तो सिर्फ ऐलान कर सकता है कि आप मस्जिद में ना आए, लेकिन मस्जिद की इंतज़ामिया का काम है कि वो उन लोगों को रोके। बसूरत दीगर अगर नहीं रुकते तो फिर इंतज़ामिया जिम्मेदार है। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल खुद ही कह दिया कि हर मस्जिद तक तो आप नहीं मेक श्योर कर सकते, तो फिर ये गारंटीज वगैरह देना भी फिर ज़रा अजीब ही बात लगती है। अब रागिब नईम साहब, आपसे भी पता करना चाहते हैं कि हमारे लोग, जो कि हम पहले भी कह रहे हैं कि वैसे भी कायदे कानून की ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं करते, तो हर गली मोहल्ले की मस्जिद में जाकर तो उलमा सबको पाबंद नहीं बना सकते, जिस तरह मुफ्ती नईम साहब भी कह रहे थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुंतखब मसाजिद में इबादत की जाए, कोई 1, 2, 3, 4 जो भी आप डिसाइड कर लें, जहां एहतियाती इक़दामात का पूरी तरह ख्याल रखा गया हो? मेरा ये ख्याल है कि जब हम इन SOPs की शिक नंबर 20 के ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगे तो यकीनी तौर पे वही मस्जिद बाकी रह जाएंगी या खुली रह जाएंगी जो इन SOPs के ऊपर अमल दरामद कर रही हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर बहुत क्लियर। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा रागिब नईमी और मुफ्ती नईम साहब। मसाजिद की तो हमने बात की, बाज़ारों का हाल हम आपको इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे।
कैसे हैं आप सब लोग? और बताइए भाई कि पहला रोज़ा कैसा गुजरा? ये तो आपने हमें बताया नहीं। आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें ट्वीट करके लिखिएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि खास कोई महसूस हुआ नहीं, गुजर गया अच्छा खासा। हाँ, लेकिन जिनको महसूस होता है ना तो उनको महसूस हो जाता है। लेकिन गर्मी ठीक ठाक है। ऑल्दो इस्लामाबाद और लाहौर में मौसम मैंने सुना है बड़ा खुशगवार हो गया था। फ्रॉम लाहौर आई हियर इट इज ब्यूटीफुल। और इस्लामाबाद में भी शदीद मूसलाधार बारिश हुई है और ओले भी पड़े हैं और पंखे जो हल्के हल्के चलना शुरू हुए थे वहाँ बंद हो गए। हमारी सोचे कि क्या आलम है। तो इमेजिन करें, हमें अपने शहर की तस्वीरें जरूर भेजें, हमें बड़ा मजा आता है देख के। अच्छा जी, लेट अस बिगिन दिस आवर टॉप स्टोरीज फर्स्ट। रमज़ान आते ही नाजायज़ मुनाफाखोरों के रहमो करम पर आवाम, फलों और सब्जियों की कीमतों ने होश उड़ा दिए। इंतजामिया का खामोश तमाशाई बने रहना अफसोसनाक है। 25 अप्रैल गुजर गई, चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आई। इंक्वायरी कमीशन ने मजीद 3 हफ्ते मांग लिए। शेख रशीद पहले ही कहते थे शुगर माफिया पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। और जंगली बिल्ली कहलाने वाले स्याहगोश ने मारखोर का शिकार कर लिया। महकमा जंगली हयात भी गैर मामूली वाक़े पर हैरान। अच्छा, वैसे ये मीडियम साइज बिग कैट होती है, एज इन बिग कैट्स हम कह रहे हैं जो शेर चीता इन सबको कहते हैं, मीडियम साइज होती है। मेरा ख्याल है मारखोर छोटा होगा तो इसलिए ये भी मारखोर था ना। ये पूरी हम आपको दिखाएंगे और मजे की बात ये है कि इसकी वीडियो भी बनी है, तो लिहाजा यू कैन आल्सो वॉच इट। इट्स वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली। सोच रहे हैं कि ये स्याहगोश क्या होता है, तो ये लिंक्स की बात कर रहे हैं, बिग कैट। मुझे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन चूंकि हुसैन सारा दिन जानवरों की वीडियोस देखता रहता है तो अब आपको पता चल गया है। चलो कुछ सीख रहे हैं आप अपने बच्चे से भी। पूमा और ये सारे डिफरेंस। अच्छा जी, ये शुगर की जो रिपोर्ट आनी थी उसके बारे में क्या है वो हम आपको जरूर डिटेल देते हैं। और शहबाज गिल विल बी ऑल्सो जॉइनिंग अस टू टॉक अबाउट दैट। आपको बताएं कि बुजरा के दावे हवा हो गए। 25 तारीख गुजर गई, चीनी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आई। माफिया को कई दिन और खुली छुट्टी मिल गई। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ने मजीद 3 हफ्ते मांग लिए हैं और वफाकी काबीना आज इस दरख्वास्त पर गौर करेगी। और इससे पहले हुकूमती शख्सियात मुसलसल ये बात कहती रही हैं कि रिपोर्ट 25 अप्रैल को आएगी और जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। पीटीआई के टहरे में नहीं खड़ी। आज पीटीआई ने वर्ल्ड कप जीता है। आज पीटीआई ने इस तरह से जवाब नहीं देने कि पीटीआई के टहरे में खड़ी हमने को गलती की है। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान साहब की क़यादत में इमरान खान ने ऐसा बार सेट किया है जो लोग ख्वाब में भी नहीं देख सकते। हकीकत तो दूर की बात है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इब्तिदाई में कह दिया था कि आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों को सज़ा ज़रूर दी जाएगी। जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्ट आने वाली है और इंशाअल्लाह उन सारों को सजाएं हम देंगे। अच्छा, उसके बाद शेख रशीद साहब और असद उमर साहब सभी की गुफ्तगू आपने सुनी है वक्तन फ़वक्तन। शेख रशीद साहब ने तो कहा था कि ये इम्तिहान होगा और इसमें होपफुली हुकूमत कामयाब होगी, अगर नहीं तो फिर बड़ी बुरी बात हो जाएगी। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं, PTI के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। शहबाज गिल साहब, वर्ल्ड कप जो जीतता है उसे ट्रॉफी उठाने की भी बड़ी जल्दी होती है, तो आप क्या समझते हैं? आपको भी उसूली तौर पर तो जल्दी होनी चाहिए कि जल्दी से ट्रॉफी आपके हाथ में आए, तो गौर जो होगा उसमें डिले पर मंजूरी हो जाएगी या फिर 25 को आएगी ये रिपोर्ट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये क्रेडिट दें कि पाकिस्तान की बहुत लंबी हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी ने आज़ादाना इंक्वायरी कराई और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट को फिर पब्लिक के साथ शेयर भी किया। तो आइए मिलके दोनों पहले इस चीज की मुबारकबाद दें। तो क्या आप मेरे साथ ये मुबारकबाद देते हैं? जी, मैंने तो आपको कहा ना कि आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन अब ट्रॉफी उठाएंगे। 25 को आपका तारीख तय थी, तो उसमें डिले क्यों हो रहा है? हम तो ये पूछ रहे हैं। जी मैं बताता हूँ। अब दूसरी बात ये कि ये मुल्क जो है इसमें जो सिस्टम्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इमरान खान साहब ने नहीं बनाए। वो इदारे, इदारों में लोग और उनके जो सिस्टम्स हैं वो तमाम पिछले 70 साल से रॉटन कर दिए गए हैं। तो उसमें उस सिस्टम के अंदर से पहली बात तो ये चीज़ निकालना एक बहुत खुशाइन बात है।
उसके साथ साथ दूसरी बात आपने कही 25 तो आपके सामने कोरोना जैसी एक वबा जिसका किसी ने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरीके से हमें चोक कर देगी हमारे पूरे निजाम को, तो उसकी वजह से अगर चंद दिन की उसमें 2, 4, 5, 10 दिन की अगर आगे पीछे है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको इशू बनाना नहीं। वो तो 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं गिल साहब, 2, 4, 5 दिन की बात, 4 हफ्ते भी हो, 2 महीने 2, 4, 5 दिन, 4 हफ्ते में तो फर्क होता है ना। मैं बिल्कुल फर्क होता है, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि वो वैसे तो बहुत सारा फर्क होता है। मतलब आप समेत बहुत सारे चैनल्स ने अपने कई सालों से लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए, तो फर्क तो बहुत होता है, हर चीज में फर्क होता है। मैंने आपको ये बताया कि हमारा सिस्टम ऐसे चलता है, हमारे यहाँ सिस्टम स्लो है लेकिन लीडर ऊपर ईमानदार बैठा हुआ है। तो आपसे जो मैंने अर्ज की है वो ये की है कि 2-4 महीने इस तरह की वबा में भी अगर लेट हो जाए और रिजल्ट निकल आए तो कोई बात नहीं है, रिजल्ट ना निकले फिर आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है, जायज है कि रिजल्ट भी निकला, पहले भी निकला है, आगे भी निकलेगा। तो इस टाइम दिन ना गिनिए ना घंटे गिनिए, ये कोई स्टॉप वॉच नहीं चल रही, इसमें जो आपके इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वबा की वजह से सब इदारों के काम को इफेक्ट हुआ है, हर इंसान की लाइफ इफेक्ट हुई है, तो ये स्लो हुआ, इसमें हो सकता है 3 हफ्ते, हो सकता है कोई महीना, हो सकता है 2 महीने भी ये डिले हो जाए, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा। और वो डिले जो है वो कोई इंटेंशनल नहीं है, वो डिले सिर्फ और सिर्फ जो पूरी दुनिया के इस टाइम हालात हैं, हो सकता है इसके लिए कहीं किसी को ट्रैवल करके जाना ये तो आपने बिल्कुल आर्बिट्रेरी बात कर दी है। ये तो लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे गए हुए हैं कि जी 2 हफ्ते भी लग सकते हैं तो 4 महीने भी लग सकते हैं। इस पे भी एक इमरजेंसी होनी चाहिए। अगर क्रेडिट लिया जा रहा हो किसी चीज़ का कि पाकिस्तान की हुकूमत में जी पहली बार ये हो रहा है, तो होना चाहिए, उसको करके दिखाना चाहिए आपको, और आपकी सारी जो एनर्जी शुड बी इन दैट टू गेट दैट रिपोर्ट आउट। लेकिन मैं आपसे पूछना कुछ और चाह रही हूँ। शेख रशीद ये बहुत बार कह चुके हैं और डिफरेंट फोरम्स पे कह चुके हैं कि ये अगर रिपोर्ट सामने आ गई, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये हुकूमत बड़ी नाकामी होगी हुकूमत की, और बड़ी चीज़ें जो हैं अंडरमाइन हो जाएगी कार्रवाई अगर ना की गई। मतलब वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अभी भी कह रहे हैं कि इसको बस सराहा जाए और कुछ ना किया जाए। देखिए, शेख रशीद साहब तो अपने स्टेटमेंट के खुद जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं उनका दे सकता। रही बात जो आपने बात की, तो अगर तो आपका कोई एजेंडा है हुकूमत को मलाइन करने का, तो शहबाज गिल साहब ये एजेंडा वाला वर्ड जो है इसको जरा साइड पे रख दें। नहीं, आप माशाल्लाह मलाइन करने में तो आप माहिर हैं, आपने तो बड़े काबिल डॉक्टर्स को नहीं छोड़ा था सर मलाइन करने से, आप मलाइन करने की क्या बात करते हैं? उस बात पे छोड़ दीजिए, वो मैं उसका जवाब दे दूंगा। इस पर जो बात हो रही है उसमें बात कीजिए, और अगर आपने मुझे बुलाया है तो जवाब देने का हक दीजिए, अगर नहीं आपने हक देना तो खुद दोनों बात कीजिए। आप शो पे मौजूद हैं, अगर आपने बुलाया है, प्लीज बोलिए, टाइम नहीं है, बोलिए जी। दे रही हैं तो उसका जवाब तो देने दीजिए ना। तो जवाब उसका आपको ये है, मुझे मेरा 10 बदस कि आपको पहले भी बताया कि हमारी हुकूमत का ये बिल्कुल एक एडवांटेज है दूसरों के ऊपर कि ये पहली दफा एक ऐसी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी रिपोर्ट हमने पब्लिक कर दी, जो आपका अगला कमीशन है वो काम कर रहा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आपको जैसे बताया कि कोरोना की वजह से सब कुछ मफलूज हो गया है, इवन कराची लाहौर के दरमियान ट्रेवल नहीं है, और बहुत कुछ मफलूज हुआ है। तो इसकी वजह से रिपोर्ट काफी लेट भी हो सकती है, थोड़ी लेट भी हो सकती है। अभी मैं आपको उसकी हतमी बात नहीं दे रहा। अगर आपको इसमें ट्रक की बत्ती नजर आ रही है, वो आपका अपना एजेंडा होगा या आपका मतवा नजर होगा। आपको आजादी है, राय का आजादी है, तो मुझे भी दीजिए। आप कह रही हैं कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग रहे हैं। गिल साहब, आप इस कोरोना वायरस को ब्लेम कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप इस कोरोना वायरस को कर रहे हैं कि मुल्क में और भी बड़ी है, बड़ा सॉफ्ट लॉकडाउन है, ये कोई कर्फ्यू नहीं है, तो लिहाजा मूवमेंट भी चल रही है बड़ी अच्छी तरह, मुल्क में जो चीजें होनी है वो हो भी रही हैं। तो लिहाजा इस फोरेंसिक रिपोर्ट में सिर्फ इसमें फर्क पड़ता हुआ हमें ये नजर आ रहा है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। सिर्फ एक बात ये भी हमारी आगाही के लिए सर, ये जो कमीशन बनाया था ये सिर्फ चीनी और आटे बहरान की रिपोर्ट भी तहकीकात कर रहा है ना। एक टाइम में एक सवाल कर लेंगे तो बेहतर होगा ना, क्योंकि एक बंदा हो ना, 2 बंदे नहीं आपने लाइव जी, एक ही का आप प्रॉपर जवाब दे देंगे गिल साहब। जी, मैं आप ही का जवाब देता हूँ। आपको प्रॉपर लगेगा नहीं मेरा जवाब, लेकिन मैं फिर भी देता हूँ, और वो लगना भी नहीं कभी। तो उसका जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर नहीं लग रहा, तो उसमें मेरा कसूर नहीं। तो मैं आपको जवाब दोबारा ये देता हूं कि आपने कहा कि कोरोना से सब कुछ चल रहा है, क्या लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में फ्लाइट चल रही है? सर मैं आपसे इस्लामाबाद और कराची के दरमियान में फ्लाइट चल रही है? कि ये जो कमीशन बाय रोड तो सब कुछ चल रहा है, ये जो कमीशन है बिल्कुल बाय रोड हो सकता है। सर ये जो कमीशन है इसकी जिम्मेदारी या तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा, बसद एहतराम के जो कमीशन है ये आटा चीनी बहरान की इंक्वायरी ही कर रहा था, या फिर अब कोरोना टाइम्स में आपने इसकी जिम्मेदारी कहीं कोरोना ड्यूटी पे लगा दी है?
नहीं, इसकी जिम्मेदारी कोरोना ड्यूटी पे नहीं लगा दी, लेकिन आपको जो मैंने कहा वो ये कहा कि इस कोरोना के टाइम में सब कुछ मफलूज हो गया, पूरे सिस्टम्स मफलूज हो गए, लोग कई लोगों की फैमिलीज बीमार हैं, कई इदारों के ऊपर इजाफी बोझ है। आप मुझे बताइए कि जो हमारे बहुत सारे और इदारे हैं, कोरोना पे तो सिर्फ मेडिकल के लोग होने चाहिए, लेकिन आप बताइए असद उमर साहब रोज सुबह 10 से 2 बजे तक की वहां पर होते हैं एनसीओसी में, क्या उनका हेल्थ से रिलेटेड काम था? मैं आपको सारा टाइम कोरोना पे जवाब दे रहा होता हूँ, मेरा हेल्थ से रिलेटेड काम था। कहने का मतलब ये है कि तमाम लोग अब कोरोना के ऊपर एक ऐसी वबा है जिसपे हम, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, उससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज भी हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी हैं, हमारे तमाम, आपकी पुलिस जो है वो जगह जगह लॉकडाउन की ड्यूटी कर रही है। तो आपको क्या लगता है आपके जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ? अगर आपने लफाजी करनी है, एजेंडा सेट करना है, ब्लेम गेम करना है, ट्विस्ट देना है। नहीं सर, हम तो आपसे सवाल करते हैं तो आप खास है, जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमें आपका जवाब अप्रोप्रिएट नहीं लगता, हमें लगता है कि आप डिफेंसिव हो जाते हैं बात करते साथ ही। अच्छा, अब आप मुझे बता दीजिए, चले हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो आपके मुखालिफिन जो है ना, आपके मुखालिफिन पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ साहब, वो तो सरासर कह रहे हैं कि करप्शन छुपाने की कोशिश है और 100 अरब की करप्शन है। ये हम नहीं कह रहे, ये हम शहबाज शरीफ साहब को कोट कर रहे हैं। तो आपका तो सारा एजेंडा ये है कि आप करप्ट हुक्मरानों के बाद एक ईमानदार हुकूमत आई है और तमाम लीडरान और तमाम सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्लियर है और करप्ट नहीं है, शफाफ है। तो शहबाज शरीफ साहब अब ये इल्ज़ाम लेकर आप लोगों के पीछे पड़ गए। अच्छा, अभी आपने ये जो सवाल किया, अब इसका मैं आपको जवाब दूंगा डिफरेंट तरीके से, लेकिन जो पहला जवाब था वो मैं आपको डायरेक्ट दे रहा था क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था कि आप एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया तो आप देखिएगा मेरा जवाब भी मुख्तलिफ होगा। सियासी बंदा सियासी बात कर रहा है, तो जब आप सियासी बात करते हैं और एंगलिंग करते हैं तो तब मेरा जो है वो जवाब डिफरेंट होता है। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए खिदमत में अर्ज ये है कि पहली दफा किसी हुकूमत से, आप भी तो यहीं पे थे, आपके जमाने में तो 15 बिलियन की एक साल में सब्सिडी दी गई। आप ये चोरों को बाहर क्यों नहीं लाए? अगर आप इनको चोर कह रहे हैं तो आपने इनके बारे में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई और उसके बाद उसको लीक क्यों नहीं की? आपके प्राइम मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि मुल्क में हर जगह करप्शन है, अगर इसको गंगालने निकले तो फिर तो काम नहीं हो सकता, इसमें मिट्टी डाल। आपका बेटा साहबजादा स्कूल बच्चों को कहता है कि बेटा करप्शन जो है वो होती है, उसमें चलना है, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब आपको ये है कि वो छाछ तो बोले, छन्नी कैसे बोले जिसमें खुद इतने सुराख हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ये बातें करते अच्छे नहीं लगते, उनको मौका मिला था, ये कोई नई बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला था, वो आए थे, उन्होंने हुकूमत की थी, अगर वो इस काबिल होते तो वो रिपोर्ट करवाते और पब्लिक करते। अब कर नहीं सके तो उनको इस चीज के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। उनको इस चीज पे आप कह रहे हैं कि बात नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बस एक बात है कि ये हाफ ट्रूथ्स जो होते हैं ना, फिर वो हाफ ट्रूथ ही होता है, या तो पूरी बात आप कर दें और पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और तब बहुत से दावे किए जाते तो बात डिफरेंट थी। दावे पहले हो गए हैं और सपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर ट्राइंग टू पॉइंट आउट। बट एनीवे लेट अस मूव ऑन, क्योंकि वो लिंक्स की बात करनी है, क्योंकि वो हमने दिखानी थी फुटेज। लिंक्स जनाब, महकमा जंगली हयात ने नायाब जानवर स्याहगोश के मारखोर को शिकार करने की एक वीडियो जारी की है और वीडियो में चित्राल के करीब चट्टानों में स्याहगोश को दरिया किनारे मौजूद एक मारखोर को शिकार करते देख वंडरफुल, देखें आप सब छोड़ें। ये आपको वैसे दूर से बिल्ली और शेर का मिक्सचर टाइप सी होती है वैसे लिंक्स जो है ना, आप गूगल कर लेंगे तो जरा आपको। अच्छा, आपको साथ साथ थोड़ा सा और देख तो आप ही रहे हैं कि क्या हुआ इधर। वैसे इतनी बड़ी भी नहीं है, लुक एट दैट, छोटी सी चीज है। हां, लिंक्स इज अ वेरी मीडियम साइज कैट। हां, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। तो लिहाजा अटैक भी जो था वो बेबी मारखोर पे था। अक्सर WWF भी यही कहता है कि अक्सर जब कोई अटैक इस किस्म का होता है तो पूरे ग्रुप्स ऑफ मारखोर अगर जा रहे हो तो उन पे अटैक किया जाता है। लेकिन ये एक लोन लिंक्स था, एक छोटा सा लिंक्स और एक छोटी सी मारखोर थी जिसको अटैक किया गया है। बट द ब्यूटीफुल थिंग या फिर फैसिनेटिंग जिसको मैं कहूंगी इज दैट इट हैज बीन कॉट ऑन कैमरा, तो आप देख भी सकते हैं। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इस इलाके में लिंक्स जो बड़ा नायाब जानवर है होता है। तो इस इलाके स्याहगोश के इस इलाके से ये पहली वीडियो है जो सामने आई है। मे बी वीडियो में नहीं कैप्चर हुआ इससे पहले, इस तरह शायद हुआ। तो मारखोर के बड़े रेवड़ के बजाय एक छोटे मारखोर को इसने निशान बनाया। हमाद नकी खान है डायरेक्टर जनरल WWF पाकिस्तान। बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े कहते हैं ना फैसिनेटिंग मनाजिर हमारे साहब हमने देखे हैं। ये जो लिंक्स या हिमालयन लिंक्स इसको कहा जाता है। कौन सी लिंक्स? हिमालय का। हिमालयन लिंक्स जो है, इसकी जो नई वीडियो सामने आई है इसने हैरान कर दिया है। तो क्या ये जानवर इन इलाकों में आम है या इसी तरह मारखोर का शिकार भी करता है? व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट दिस वीडियो? जी बिल्कुल,
ये जो हिमालयन लिंक्स है या ये सब स्पीशी है यूरेशियन लिंक्स की, ये पाकिस्तान में जो हमारे शुमाली पहाड़ी इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल, ये यहाँ पे पाया जाता है। इसकी जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी स्टेबल है और इन इलाकों में कोई साइंटिफिक असेसमेंट तो नहीं हुई कि हमने इसकी प्रॉपर कितनी तादाद है उसको देखा जाए, लेकिन इन इलाकों में ये अक्सर रिपोर्ट होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये एक तो हमने देख लिया वीडियो, तो अब पहले कभी ऑब्वियसली कहा जाता था कि इन इलाकों में होते हैं लेकिन नज़र नहीं आए थे। अब वी हैव ऑल सीन इट। और अफसोस की बात यह है, सवाल तो मैं आपसे लिंक्स के हवाले से करना चाह रही हूँ, हालांकि मारखोर का यहाँ शिकार हुआ है, लेकिन हिमालयन लिंक्स की नस्ल जो है वो भी बड़े ख़तरे में है इस वक्त। और इनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है, कि कैसे इस जानवर को बचाया जा सकता है कि एक्सटिंक्शन की हद तक या एंडेंजर्ड हद तक ना पहुंचे? देखें, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये कश्मीर मारखोर का शिकार कर रहा है। सो इसकी जो खुराक है उसमें इस किस्म के जो माउंटेन उंगलेट्स होते हैं वो स्पीसीज़ हैं। इसमें जो रोडेंट्स या जो छोटी मैमल्स होती हैं इन इलाकों में वो भी है और लाइफ स्टॉक भी है। अब इसके जो आपने जो सवाल है कि इसकी पॉपुलेशन को क्या ख़तरात हैं, आई थिंक इसकी पॉपुलेशन को जो मेजर एक ख़तरा है वो है कि जब जो लोकल कम्युनिटी है वो रिटेलिएट करती है, जब ये उनके जो लाइफ स्टॉक है उस पर अटैक करता है और उनके जो माल मवेशी हैं, बकरियां हैं, उनको ये मारता है। और इसकी जो वजूहात हैं उनमें एक तो ये है कि इसका जो हैबिटेट है वो थोड़ा काफ़ी डैमेज हो गया है। पॉपुलेशन उन इलाकों में इंसानों की बड़ी है तो इसके इलाके में वो इंट्रूड कर गए हैं। और इसकी जो प्रे स्पीसीज थी, जो जैसे कि मारखोर और रोडेंट्स और मैमल्स, उनकी तादाद भी जब कम हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद नकी खान साहब, डायरेक्टर जनरल WWF पाकिस्तान। और इसी तरह दुनिया में बड़े जानवर जो हैं जो पहले देखे नहीं जाते, नज़र नहीं आते थे, वो परहैप्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स और आबादी जो है वो ज़रा घरों में अब रहना स्टार्ट हो गया, तो बड़े सामने नज़र आना स्टार्ट हो गए, बड़े ऑब्वियस हो गए हैं। So that's interesting. चरिंद परिंदे have started taking over the world now. अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कल एक और वीडियो भी देख रहा था। कौन? हम अभी कसम उठवा रही थी कि तुम गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे। मैं तो ऑनेस्टली इतना बड़ा लिख दिया सामने, नो गुड मॉर्निंग, प्लीज मत गुड मॉर्निंग करना। अच्छा जी, हम जरा महंगाई की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। कोरोना और वबा के दौरान, रमज़ान के दौरान लॉकडाउन में ख़रीदारी करना वैसे ही ज़रा आसान काम नहीं है, लेकिन बाज़ बाज़ारों में अल्लाह माफ़ करे क्या रश के मनाज़र हैं। सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। फिर भी ख़रीदार कोई पहुँच जाए और फलों सब्जियों की कीमतें सुन लें तो होश उड़ा देने वाली कीमतें हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक के पहले ही रोज़ हर चीज़ पहले से कई गुना महंगी हो गई थी, जिसका ऑब्वियसली तवक्को भी थी। और लगता है हुकूमत ने आवाम को मुनाफा खोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब कीमतें ऐसी आसमान को छू रही हैं कि बिल्कुल आपको यही लगना स्टार्ट हो जाता है। कराची चलेंगे सबसे पहले और सनोविया चौधरी हैं गालिबन रिग रोड कैंट बाजार में, वहाँ पे बताएंगी हमें कि क्या कोई एहतियात वगैरह है, सोशल डिस्टेंसिंग है और कीमतों का क्या हाल है। ओवर टू यू सनोविया। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट बाज़ार में। ये रिग रोड के पास का एरिया है और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी मार्केट नज़र आएगी और यहाँ पर सब्ज़ी, फ्रूट, फलों की और तमाम दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। जो चीज़ हमें यहाँ पे महसूस हुई है वो ये है कि यहाँ पर हमें लोगों का रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आया है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो फॉलो नहीं की जा रही हैं। हमें नहीं नज़र आया कि यहाँ पर लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं या दुकानदारों ने या ख़रीदारों ने। इस हवाले से हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अनहेल्दी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर हमें मार्केट में ख़रीदारों का रश भी काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि इफ्तार में अभी थोड़ी देर बाकी है तो अभी से यहाँ पर जो है वो ख़रीदार पहुँचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन 5 बजने में भी काफ़ी टाइम बाकी है और यहाँ पर जो है वो लोगों का रश भी जो है वो अभी से लगा हुआ है और लग ऐसा रहा है कि जो शाम 5 बजे से पहले जो है वो यहाँ पर और रश लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है और ये काफ़ी कंजस्टेड एरिया और इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा रिहायशी इलाके हैं
और वो तमाम लोग जो है वो इसी मार्केट में आते हैं। कैंट बाज़ार का ये रोड है और लोग जो है, इसके अलावा अगर हम दूसरे बाज़ारों में देखें, हमने और बाज़ार देखे वहाँ पे दुकानें बंद थी, लेकिन उसकी बनिस्बत इस इलाके में जो है वो हमें दुकानें जो है वो खुली नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, कोई रेंजर्स एहलकार मौजूद नहीं है यहाँ पर कि जो लोगों को कह सकें कि वो एहतियाती तदबीर फॉलो करें, वो मास्क लगाएं या दुकानदारों को इस हवाले से कुछ कह सकें। जी अच्छा, जैसे मेरा गुड मॉर्निंग हो रहा है ना, इस तरह मुझे लगता है इतनी गर्मी में सुनोबिया को भी रोजा लग रहा है, टाइम है 6 बजने वाले हैं सुनोबिया। लेकिन बाय द वे आपने देखा कि लोग किस तरह से काउंटर्स को पकड़ के उससे झूल के खड़े हुए हैं। खुदा का ऑनेस्टली आई डिडंट इवन सी कि कीमतों का क्या लाहौर चलेंगे जी, लोगों को देख रही थी। लाहौर से जी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद फराज, और वो भी वहाँ भी सुना है कि जी आग लगी हुई है कीमतों में। तो ओवर टू यू अहमद फराज। जी लाहौर में लॉकडाउन और रमज़ान की आमद के बावजूद दुकानदार जो है उनको बिल्कुल भी खुदा का खौफ नहीं आ रहा, और इस वक्त तमाम फलों की, सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करें। यानी कि गरीब आदमी जो है वो फल तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता, लेकिन जो सब्जियां हैं जिनसे सिर्फ सब्जियां खानी है, गोश्त तो चलें ठीक है, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, 1000 से ज़ायद किलो का गोश्त मिलता है, छोटा गोश्त। लेकिन जो सब्जियां हैं, जो एक गरीब आदमी ने सब्जियां खानी होती हैं, वो सब्जियां भी नहीं खा सकता। इस वक्त जो लीमू है, लीमू जो है वो इस वक्त 600 रुपये किलो मिल रहा है, लहसुन जो है वो 600 रुपये किलो मिल रहा है, अदरक 400 रुपये किलो मिल रहा है, भिंडी जो है वो 120 रुपये किलो मिल रही है। और इसके साथ साथ जो फल हैं, अमरूद 350, स्ट्रॉबेरी 150 और केला जो है वो 200 रुपये दर्जन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ शहरों में दुकानों पर हमारी जो टीमें हैं, ज़िला की जो टीमें हैं वो वहाँ पर जा रही हैं और वो चेक कर रही हैं कि कीमतें जो है दुकानदार ज़्यादा तो नहीं वसूल कर रहे और ग्राम फरोशी पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन हमें तो कहीं भी किसी भी जगह ग्राम फरोशी पर मुकदमा दर्ज होते हुए नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर दर्जनों दुकानें हैं फलों की, सब्जियों की। हमें इस वक्त यहाँ पर जो है मुकामी हुकूमत की जानिब से, मुकामी इदारों की जानिब से कोई भी चेक करने वाली कोई टीम, कोई भी जो है वो ज़िला का इंतज़ामिया का अफसर वो नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू अहमद फराज। और यस, बिल्कुल वही एक्सपेक्ट हम कर रहे थे और आपने बता भी दिया। यही हाल है, रावलपिंडी का भी हाल जानते हैं और इरशाद कुरैशी इज टेलिंग अस फ्रॉम देयर। ओवर टू यू इरशाद। जी रावलपिंडी में रमज़ान मुबारक के मौके पर एक बार फिर जो है महंगाई का तूफ़ान है। रावलपिंडी शहर के अंदर जो बिलखुसूस छोटे बाज़ार हैं वहाँ पर तो बेहद जो है शेख खुर्दनोश के रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं। बिलखुसूस जो 805 रुपये का आटे का थैला है वो 900-950 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फल और सब्ज़ी के रेट बढ़े हैं। लीमू इस वक्त 120 रुपये पाव है, जबकि दूसरी जो अशिया है बिलखुसूस फल जो है वो 120 रुपये का जो सेब था वो इस वक्त 250 से लेकर 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह केले का रेट जो 50 से 60 रुपये या 80 रुपये से ज़्यादा नहीं था, इस वक्त 200 रुपये जो है दर्जन वो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्जियों के रेट्स बढ़े हैं, चीनी के रेट्स बढ़े हैं। जितनी अशिया खुर्दनोश है अपने तौर पर जो है दुकानदारों ने जो है बढ़ाई है। बिलखुसूस जो छोटे दुकानदार हैं वो गली मोहल्लों में उन्होंने तो लूट का बाजार गर्म किया हुआ है। जबकि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इतने लोगों को हिरासत में लिया गया। ये जो ज़िला इंतज़ामिया है सिर्फ प्रेस रिलीज़ की हद तक जो है महदूद होकर रह गई, जिसमें बताया जाता है कि इतने लोगों को हिरासत में लिया गया, जुर्माने किए गए, लेकिन उसका असर कहाँ पर हो रहा है नज़र कहीं नहीं आता। सिर्फ जो है मार्केट में अपने मनमाने रेट जो है वसूल किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब जो ज़िला इंतज़ामिया है वो खामोश है और प्रेस रिलीज़ की हद तक जो है महदूद होकर रह गई। शुक्रिया इरशाद कुरैशी। एंड जस्ट लाइक एनी अदर सिटी, आई एम सॉरी मैं और कुछ नहीं सुन सकी, लेकिन जो रश था वो आपने देखा, खौफनाक रश। भी क्या हो गया? अच्छा जल्दी से कोयटा का भी आपको बता दें। हमें बताएंगे कोयटा से कि वहाँ क्या सूरत हाल है। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता ही कोयटा शहर में फल, सब्ज़ी, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर सब्ज़ियों की बात करें, मुख्तलिफ जो सब्ज़ियाँ हैं उनमें 20 से 30 रुपये तक इजाफा हुआ है। प्याज, आलू, टमाटर, लीमू और दीगर जो मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। और जो फल हैं, फलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तरबूज में 10 रुपये इजाफे के साथ 60 रुपये फ़ी किलो हुआ है। खरबूजा 80 रुपये तक पहुंच गया है। चीकू जो पहले 80 रुपये था अभी 100 रुपये हो गया है। इसी तरह जो दीगर जो फल हैं, आला क्वालिटी का केला 200 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गया है। बाकी जो फल हैं उनकी कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ ही जो मटन है फ़ी किलो 1100 रुपये तक पहुँच गया है। गाय का गोश्त 600 रुपये तक पहुँच गया है। और जो मुर्गी का गोश्त है पहले 200 रुपये था, अभी 230 रुपये तक पहुँच गया है। और जो खजूर हैं पहले जो 250 रुपये
में जो फ़रोख्त हो रहा था 350 रुपये तक पहुँच गया। जो 300 रुपये वाला खजूर था वो 5 रुपये तक पहुँच गया है। जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि एक तो लॉकडाउन है, उनका रोज़गार और कारोबार मुतासर हुआ है, दूसरा ये शदीद महंगाई से उन्हें काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना है। उनका हुकूमत और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनसे ये मुतालबा है कि कम अज़ कम जो रमज़ान का महीना है इनकी कीमतों में कमी के हवाले से इकदाम किए जाएँ। जी, कोयटा में तो चले रश नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ, लेकिन महंगाई हर जगह है। वैसे बिल्कुल महंगाई जो है वो हर शहर में है, लेकिन कोयटा में रश नहीं था, तो दैट आई एम हैप्पी अबाउट। ओके जी, ये आपको हमने दिखाना था। इस वक्त हम ले रहे हैं ब्रेक। विल सी यू इन जस्ट अ मिनट। वेलकम बैक। अच्छा, रोज अब्दुल्ला मुझे एक आइडिया देते हैं कि ये मैंने लस्सी पी तो फलाना किया, और जो भी मैंने कहा था सहरी में जरूर लस्सी पिया करें क्योंकि प्यास नहीं लगती। कि आपके लिए बनाई किसने थी, क्योंकि जब माशाल्लाह इर्द गिर्द बहुत से लोग हो ना, अम्मी, बेगम, और हमारे यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जिसने सारा कुछ करना है, तो बड़ी फिर प्लीज आइडिया लस्सी आपको भिजवाने का कोई इंतजाम करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि जाहिर है कोरोना टाइम्स हैं तो हमें उसका भी ख्याल रखना है। रमज़ान के रवायती खाने तो चल ही रहे हैं, लेकिन खुराक में वो चीज़ें भी शामिल करें जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ मुदाफ़ियत बढ़ाएं। हम हमेशा रमज़ान में तली हुई चीज़ें खाते हैं, चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। माहिरीन हमेशा इनके नुकसानात से खबरदार करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो मामला और भी नाजुक है, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने का वाहिद तरीका ये है कि आपका मदफ़ाती निज़ाम जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत स्ट्रॉन्ग हो। रोज़े रखने के साथ साथ हमने सब ने ऐसी खुराक खानी है जिससे हमें कुछ अच्छे फाइबर, न्यूट्रिशन और ये तमाम चीज़ें मिलें। सिर्फ अब्दुल्ला आप ये बातें कर रहे थे, मैं हमारी स्क्रीन की तरफ देख रही थी, और बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें देखना ही नहीं चाहिए। एनीवे जी, न्यूट्रिशनिस्ट आयशा सिद्दीकी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आयशा, आपसे पूछना चाहते हैं कि रमज़ान में कुछ हमारे रवायती पकवान हैं, मशरूबात हैं जिन्हें सहर हो या अफ्तार हो उसमें लाजमी उसका हिस्सा बनाया जाता है, तो अब बाज़ार से तो कुछ लेना नहीं है, घरों पर ही पकौड़े समोसे वगैरह बन रहे हैं, ये सब महफूज है, अच्छा है, घर के हैं तो ठीक ही होंगे। जैसे कि आजकल के हालात हैं और आपको पता है कि किस तरह से वबा की वजह से हमारे सारा लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है और सारी चीज़ें जितने भी पकवान हैं वो सब हमारे घर में बन रहे हैं, और समोसे हो, जलेबी हो, नमक पारे हो, ये तो हमारी दस्तरखान का लाजमी जुज़ है। तो इन सबको हम तैयार कर रहे हैं अपने घर में, तो ये बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छी है। इसी तरह हम ड्रिंक्स जो हैं वो अपने घर में बना रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने के लिए। तो उसके लिए हमें दही यानी कि योगर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि योगर्ट में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और हमारे अंदर के जो एसिड वगैरह होते हैं उसको वो बैक्टीरिया ख़त्म करने में मदद देते हैं। तो इस तरह से अगर हम अच्छी ड्रिंक बनाएं, स्मूथी बना लें योगर्ट के साथ, आजकल स्ट्रॉबेरी आई हुई है और वाटरमेलन आया हुआ है यानी कि तरबूज आया हुआ है, और साथ ही पपाया, वो बहुत अच्छा है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। राइट आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो आप शेफ भी हैं आयशा, हमें पता लगा, तो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और दही आपने खाना है, खजूरें आपने खानी है, और नींबू पानी अगर आप पीना चाहते हैं तो वो भी पिएं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। फ्रूट्स पे जो है ना आप फुल थ्रॉटल फ्रूट्स खाएं और उन्हीं के जूसेस वगैरह भी पिएं, दैट इज द बेस्ट। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से अब आप इफ्तार की तैयारी करें, कराची वालों पर्टिकुलरली, और लाहौर में भी आई गेस बस होने ही वाला है, तो हमसे तो पहले ही होगा। ओके, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।